उन लोगों ने जिस तरह से मुझे काटा था, वो नॉर्मल चाकू से लेके उन्होंने मेरे टांगों के भी जो भी किया था, काट मतलब जो भी किया था वो मैं सब कुछ नहीं बता सकती खुल के। तो वह उस सिचुएशन में डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। फिर मैंने ही सजेशन दिया था कि आप मेरी वेजिनोप्लास्टी करवा दीजिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशन देने वाली है, बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी वी कैन से। तो लेट्स वेलकम फ्रॉम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मिसेस जयंती ठाकुर। तो मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो मैम प्लीज़ थोड़ा सा एक अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। श्योर। मेरा नाम है जयंती ठाकुर और मैं इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जिसे किन्नर अखाड़ा भी कहा जाता है, उसकी सदस्य हूँ। और मैं वहाँ पे महंत की पदवी पे हूँ और मेरी गुरु श्री आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा की लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माँ हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल, यू कैन से। मैं पिछले 14 साल से कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हूँ और राइट नाउ आई एम वर्किंग विद अ इंटरनेशनल बैंक एज अ मैनेजर। तो लेट्स स्टार्ट विद योर इनिशियल स्टेज। अब हम पहले उससे स्टार्ट करते हैं दैट एट व्हाट एज यू रियलाइज दैट यू हैव अ डिफरेंट फीलिंग। क्योंकि एक टाइम के बाद ही हमें मतलब पता चलता है, रियलाइज होता है, क्योंकि वो बॉडी में वैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो आपको कब ऐसा रियलाइज हुआ दैट यू हैव अ डिफरेंट फीलिंग? श्योर तृप्ति, आई अंडरस्टैंड। ये काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो किसी ने खुद को एज ए ट्रांसजेंडर कन्वर्ट कर लिया या फिर ऐसे सबके सामने कम आउट कर दे। तो मेरे लाइफ जर्नी के हिसाब से व्हेन आई वाज 6-7 years ओल्ड, मैंने एक सॉन्ग देखा था, अगर आपको याद हो, अलीशा चिनाई का एक प्राइवेट एल्बम आया था, मेड इन इंडिया। तो उसमें मिलिंद सोमन थे, ठीक है। वहाँ पे ही जस्ट कम्स आउट ऑफ दैट चेस्ट विच इज दिस अमेजिंग एब्स एंड दैट बॉडी। आई वॉज 7 years ओल्ड, आई गेस 6 या 7 मेरी एज होगी। आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, who is he यार? I mean, is this even allowed? Can children watch this? क्या मैं देख सकती हूँ या फिर मुझे जेल तो नहीं हो जाएगी? तो ऐसे था। So from there I realized that I am special. I never say that I'm different. I always tell that I'm special. Exactly. मैं खास हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। तो मतलब आपने जैसे आपको जैसे ये फीलिंग आई दैट यू हैव इंटरेस्ट इन मेल्स, करेक्ट। तो आपने ये चीज़ अपने पेरेंट्स को कब मतलब डिस्कस की? क्योंकि अल्टीमेटली दे आर द वन जिनके परमिशन के साथ या फिर उनके सपोर्ट के साथ वी कैन ग्रो फर्दर। तो उनके साथ कब ये डिस्कस किया और उनका क्या रिएक्शन था? तो तृप्ति, माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानते हैं, चाहे वो जैसे भी हों, जो भी हों, अपने काम में बिजी हों, जॉब करते हों, या फिर जैसे माँ भी होम मेकर हो या जॉब करती हूँ, कैसी भी हों, माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में सब पता होता है। तो इन द सेम वे बचपन से ही मेरे पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं मेरे बारे में पता ही था दैट आई एम स्पेशल। तो हुआ ये कि हमने बहुत ज़्यादा फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, बहुत ज़्यादा फिनेंशियली हम लोग वीक थे मेरे चाइल्डहुड के टाइम। तो 10th ख़त्म होते ही, मैंने 10th भी गवर्नमेंट स्कूल से की, फिर 10th ख़त्म होते ही मैंने जॉब करना शुरू कर दिया था, क्योंकि फिनेंशियल सिचुएशन ऐसी थी नहीं, कंडीशन की मम्मी पापा आगे की पढ़ाई करवा पाते। तो मम्मी पापा ने बोल दिया था कि बेटा हम तो यहीं तक पढ़ा सकते हैं 10th तक, अगर आपको आगे पढ़ना है तो आप खुद कमाओ और खुद अपनी पढ़ाई करो। 10th ख़त्म होते ही जॉब पे लग गए थे। तो मैंने 2-2.5 साल तो कंटिन्यू जॉब किया। उसके बाद फिर मैंने जॉब करते हुए पढ़ाई भी करी। मैंने कपड़ों की दुकान में काम किया, लोगों के झूठे बर्तन धोए, कारें धोई, ये सब कुछ किया। और आई स्टिल रिमेंबर दैट डे व्हेन मैं जहाँ पे जिस शॉप में मैं जॉब करती थी, वहाँ के बॉस के पास कार होती थी और एवरी संडे वो बोलते थे कि कार धो। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम दोनों मिलके उसकी कार धोया करते थे। एंड आई रिमेंबर कि वो जो कांच होती थी,
कार की, उसमें से हम लोग ऐसे देखा करते थे अंदर, और हम लोग एक दूसरे से पूछते थे क्या कभी हम ऐसी कार में बैठ पाएंगे, कितनी सही कार है यार, क्या कभी बैठेंगे ऐसी कार में। और आज भगवान महाकाल और माँ भगवती की कृपा से आज मैं रोज़ सुबह शाम कार में आती जाती हूँ। तो ये सब मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं, जो आप चाहते हो वो एक्चुअली आपको मिल ही जाता है। और जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, बचपन से ही मुझे पता था कि मैं स्पेशल हूँ और मैं खुद को बदलना चाहती थी। मैं एक कैद में थी, एक जेल में थी। मेरा माइंड कम्प्लीटली एक लड़की का था, लेकिन मेरा शरीर लड़के का था। तो मैं अपने माइंड से अपने शरीर को मैच करना चाहती थी, बट दैट सर्जरी एंड ऑल इज़ रियली एक्सपेंसिव। फिर बाद में जब मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आई तो लकीली मैं तब ये डिसीजन ले पाई कि नाउ फाइनेंशियली आई एम ओके एंड आई कैन गेट इट डन। फिर तब मैंने सर्जरी करवाई। मम्मी पापा को पहले से थोड़ा पता तो था ही, लेकिन मैंने सर्जरी करवाने तक उनको बताया नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली इतना जल्दी कोई भी माँ बाप से एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। तो सर्जरी होने के बाद मैंने उनको इन्फॉर्म किया। अभी भी 100% एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन प्यार बहुत करते हैं, ये बात है। बट एक्सेप्टेंस की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जो यू कैन अंडरस्टैंड, जो 80s 90s के पेरेंट्स है। अभी आजकल के जो आप कह सकते हो मिलेनियल्स, जो न्यू जनरेशन के पेरेंट्स है, दे कैन स्टिल अंडरस्टैंड। हाउएवर जो पुरानी जनरेशन के हैं माँ बाप, उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा दिक्कत होती है, बट दैट्स ओके। मुझे एक्सेप्टेंस नहीं, उनका प्यार ही चाहिए। प्यार आशीर्वाद रहे, इतना ही काफ़ी है। तो मतलब इस सिचुएशन में जब आपकी सर्जरी हुई, उसके बाद जब ऑब्वियसली ये तो सबके सामने ये ओपन अप हुआ दैट यू हैव ऑल, मतलब पूरा यू हैव चेंज्ड योर सेल्फ, तो उस टाइम पे रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का या फिर सोसाइटी का क्या रिएक्शन था? बिकॉज क्योंकि किसी की तरक्की से कोई खुश तो होता नहीं है, तो रिलेटिव्स वगैरह का क्या था रिएक्शन? तो ऑब्वियसली जैसे आपको पता होता है, जब एक ट्रांसजेंडर की लाइफ आसान नहीं होती। स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह वो ट्रोलिंग, लेग पुलिंग, मामू मीठा, छक्का गुड़, ये सब कुछ, मीठे चावल, ये सब भी मैंने सुना, देखा, सहा, बर्दाश्त किया। और रिलेटिव्स, नेबर्स, उन लोगों से भी बहुत ज़्यादा ये सब कुछ होता ही था। तो एक सिचुएशन ऐसा आया जहाँ पे मेरे माँ बाप ने खुद मुझे बोल दिया कि बच्चे आप ये घर छोड़ दो और आप कहीं और जाओ, अपनी ज़िंदगी कहीं और बिताओ, अपनी मर्ज़ी से जियो, क्योंकि यहाँ रहोगे तो सोसाइटी, रिलेटिव्स, नेबर्स, ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। और तब मैंने अपना घर छोड़ दिया। मेरी मजबूरी थी, लेकिन हमारा समाज ही ऐसा है जो माँ बाप को मजबूर कर देता है अपने बच्चों को अपने घर से अलग कर देने के लिए। मैं फिर भी भगवती से यही प्रार्थना करूँगी कि हर माँ बाप को इतनी शक्ति दे कि अपने बच्चों को एक्सेप्ट करे, चाहे वो जैसे भी हों। हमारी औलाद है। अभी का जनरेशन जैसे मैंने बताया है, नाउ पेरेंट्स हैव रियलाइज दैट वट एवर इट इज़, जो भी है हमारी औलाद है। तुम जो भी हो, हमारा खून हो, हमारी बच्ची हो करके वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट द न्यू जनरेशन। तो मतलब इन सब चीज़ों में कभी आपको ऐसा डिप्रेशन वाली फीलिंग नहीं आई? क्योंकि आजकल जैसे बहुत कॉमन सा हो गया सबके बीच में सुसाइडल थॉट, ये वो चीज़ें। हाँ। तो कभी मतलब, क्योंकि जब एक टाइम पे आके इंसान भर ही जाता है कि भाई नेबर्स भी बोल रहे हैं, पेरेंट्स के साइड से भी पूरा एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है, फ्रेंड्स भी इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक टाइम पे कभी डिप्रेशन वाला पॉइंट नहीं आया कि भाई नहीं, आई एम डन नाउ? तो डिप्रेशन वाला मेरा फेस आया था 2 बार इनफैक्ट। तो एक जब मैं अपने होम टाउन में हुआ करती थी, दैट टाइम आई वाज इन अ रिलेशनशिप। तो फिर कुछ टाइम के लिए हमारा रिलेशनशिप चला भी, लेकिन फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। और उस ब्रेकअप ने मुझे इतना तोड़ दिया, आई वॉज इन टू डिप्रेशन एंड दैट टाइम आई हैव अटेम्प्टेड सुसाइड। और फिर मेरी तबीयत, ऑब्वियसली आई वॉज नॉट वेल, मेरी जॉब छूट गई थी। तब तक मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लिया था वैसे। तो जॉब छूट गई थी, फिर थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ा। तो मेरे थेरेपिस्ट ने बोला कि आप कुछ दिन के लिए कहीं और
किसी दूसरी सिटी में जाओ फॉर अ चेंज, है ना, एक 1-2 वीक्स के लिए कहीं बाहर घूम के आइए। तो मेरे पेरेंट्स ने भी बोला कि ये थोड़ा शायद इट विल हेल्प यू, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस। तो मैंने बोला कि लेट्स सी कैसे होगा। तो फिर सडनली मैंने डिसाइड किया कि चलो देखते हैं कैसे होगा। मैंने सिर्फ अपना बैग उठाया, उसमें कुछ कपड़े डाले और मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो गाड़ी थी, मुझे पता नहीं था कहाँ जा रही है, बस मैं गाड़ी में बैठ गई और वैसे मैं अपने गांव से निकल के पहुंच गई दिल्ली की ट्रेन थी। फिर मैं यहाँ पे आने के बाद फिर से मैंने जॉब वगैरह ढूंढी। फिर मेरी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर भी मुझे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में। सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, बट जैसे आपने बोला कि आप ये वहाँ से यहाँ आए दिल्ली, तो यहाँ पे आपको मतलब सपोर्ट था किसी चीज़, मतलब किसी का? क्योंकि ऑब्वियसली आप कहीं भी, इवन आप बाहर जाके आप एक पानी की बॉटल भी खरीदते हो तो यू नीड मनी। करेक्ट। तो फिनेंशियल सपोर्ट था, या फिर रहने के लिए कहाँ आप रहे, किसने सहारा दिया, या फिर पेरेंट्स उस टाइम पे भी साथ थे या सपोर्ट कर रहे थे या नहीं? तृप्ति, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो जब मैं दिल्ली पहुंची, दिल्ली में मुझे पता चला कि नोएडा में ज़्यादातर जॉब्स वगैरह होती हैं, तो मैं दिल्ली से नोएडा आ गई। ठीक है, यहाँ पे कुछ पता नहीं था कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि जेब में पैसे तो थे नहीं, बस बैग में 4 कपड़े लेके आ गई थी मैं। तो यहाँ पे सेक्टर 52 में एक साईं बाबा का मंदिर है, साईं धाम। तो मैं साईं धाम पहुँची और मैं 8 दिन साईं बाबा के मंदिर में थी। लोग वहाँ पे, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, मैं भिखारियों के साथ ही रहती थी, तो उन लोगों के साथ ही रहना और जो लोग प्रसाद दे देते हैं वो खा लेना और उनके साथ ही रहना, ऐसा था मेरा सिचुएशन। 8 दिन के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो सही नहीं है, व्हाट एम आई डूइंग, क्योंकि मेरे होम टाउन में तो आई वॉज वर्किंग। तो मैंने बोला ये तो गलत बात है, व्हाट एम आई डूइंग विद माई सेल्फ। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर जॉब्स। फिर इनिशियली मुझे जैसे बच्चों का स्कूल हॉस्टल नहीं होता, तो बच्चों का हॉस्टल था, उसमें किचन में एज ए हेल्पर की जॉब मिली। कुछ दिन वो करी, उसके वो करते हुए मैं जॉब ढूंढ रही थी। फिर एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करी, वहाँ से फिर मुझे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का पता चला कि कॉर्पोरेट कहाँ पे है, किस एरिया में है। फिर मैं वहाँ जाने लग गई, इंटरव्यूज़ देने लगी। तो वैसे होते होते फिर मैं वापस कॉर्पोरेट में आ गई, लेकिन इनिशियल टाइम इतना आसान नहीं था। कॉर्पोरेट में आने के बाद जब फिर मैंने सर्जरी करवाने की सोची, तब अगेन आई वॉज इन टू डिप्रेशन बिकॉज आई वॉज ऑल अलोन। कुछ एक बहुत ही मेरे साथ हादसा हो गया था, दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज इन टू डिप्रेशन। तो ऐसा क्या हादसा हो गया था कि मतलब इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट दैट टॉपिक, तो क्या हो गया था दोबारा कि आप दोबारा यू जंप इन टू डिप्रेशन? तो ये मेरे इससे पहले भी 2-3 पॉडकास्ट हुए हैं और ऑब्वियसली मैं, जैसे मैंने बताया, मैं आई केम आउट एंड सब लोगों को पता है मेरी ऑलमोस्ट कहानी, लेकिन ये वाला पार्ट मैंने कभी कहीं किसी से शेयर नहीं किया है। तो ये लॉकडाउन की बात है, 2020 अक्टूबर की बात है। अक्टूबर का 3rd वीक था। अब नवरात्रि आने वाली हैं, तो नवरात्रों से पहले की बात है, नवरात्रि आने वाले थे, ठीक है, उस टाइम की बात है। तो मैं स्पेसिफिकली एरिया वगैरह नहीं बताऊंगी क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो जहाँ पर भी मैं रहती थी उस टाइम, वहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था और कुछ टाइम के लिए ही आपको दुकानें वगैरह खुला करती थी। 1-2 घंटे के लिए आपको जाके सब्ज़ी वगैरह लेना है, जो भी सामान खरीदना है खरीद लो, फिर वापस आ जाओ। तो वो सोसाइटी का गेट सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलता था। तो फिर मैं गई थी सामान खरीदने के लिए और वहाँ पे मुझे 4 लड़कों ने किडनैप कर लिया था। एंड उसके बाद मुझे नहीं पता वो लोग मुझे कहाँ ले गए। मुझे कार में उन लोगों ने किडनैप कर लिया था और लेके जाने के बाद मेरे साथ 4 लोगों ने मिलके गैंग रेप किया। और तो दैट टाइम मेरी सर्जरी नहीं हुई थी। तो 3 तो वैसे ऑब्वियसली वो लोग बहुत नशे में थे। तीनों ने तो अपना जो भी था वो होने के बाद, चौथा जो लड़का था वो कह रहा था
कि मन ने तो लड़की चाहिए। तो वो अपनी ठेठ भाषा में कह रहा था कि मुझे तो लड़की चाहिए, मुझे तो लड़की चाहिए। तो उसमें से एक ने बोला कि उसमें क्या है, इसको अभी लड़की बना देते हैं। तो उन लोगों ने मेरे शरीर पे 6 इंच का घाव बनाया और वहाँ पे मेरे रेप किया। ये मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया इसका। और फिर उसके बाद मुझे मरने के लिए वहीं रोड पे फेंक दिया गया था। और लॉकडाउन का समय था, कोई नहीं था हेल्प करने के लिए, मुझे बचाने के लिए। किसी भले इंसान ने शायद मुझे देखा होगा और मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन उसके बदले उसने मेरी एक सोने की चेन और अंगूठी उतार ली। मुझे पहले से ही गोल्ड पहनने की आदत है, तो वो उतार ली, लेकिन मुझे हॉस्पिटल तो पहुंचा दिया। फिर वहाँ से मुझे फिर एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। तो वो सब देखने के बाद मेरा इंसान और इंसानियत से मतलब भरोसा ही उठ गया। तो ये मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया था, क्योंकि ये बहुत एक तो मेरी बहुत पर्सनल है। दूसरी चीज़, जब पुलिस केस हुआ था तो जो भी वो एरिया था, जो भी था, उन लोगों ने बिल्कुल कुछ हेल्प नहीं करी थी। ये तो होता रहता है, ऐसे करके पुलिस वालों ने बिल्कुल मुझे छोड़ ही दिया था काइंड ऑफ। लेकिन मेरी जो ऑफिस है जहाँ पे मैं जॉब करती थी, वहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। इंश्योरेंस के थ्रू मेरा इलाज हुआ। और लॉकडाउन का टाइम, मम्मी घर वाले दूर, उनको कुछ बता भी नहीं सकते थे। तो वैसी सिचुएशन में मैंने अपनी सर्जरी के लिए अप्रूवल दी थी। तो फिर आपने इतना सब अकेले मैनेज कैसे किया यहाँ पे? मतलब ऑब्वियसली इंसान एक बीमार भी हो जाता है तो भी, और आप इतने इंटेंस टाइम से आप निकले। मतलब मेरे को सोच के ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को सोच के ऐसा फील हो रहा है कि, बट आपने वो सब बेयर कैसे किया? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। जैसे मैंने बताया, जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। तो शायद मेरे साथ माँ भगवती ही थी, उन्होंने ही मेरी हेल्प करी। और जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मेरे घर वालों से मेरी रोज़ बात होती थी, वीडियो या फिर ऑडियो कॉल, कुछ भी हो। मेरी मम्मी मुझसे रोज़ बात करती थी। मेरी सर्जरी हो गई थी, मेरे 54 स्टिचेस लगे थे, इतना गहरा घाव था। तो 54 स्टिचेस लग के जैसे जैसे एनेस्थीसिया का असर कम होता रहता है, आपका पेन बढ़ता रहता है। तो मुझे ऑपरेशन थिएटर से अपने वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। और रात को मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था और मुझे आंसर करना ही पड़ता है, वरना वो परेशान हो जाती हैं कि फ़ोन क्यों नहीं उठाए, वैसे ही मैं दूसरे शहर में हूँ। तो मैंने फ़ोन उठा लिया। नीचे आपको पेन हो रहा है और ऊपर आप प्यार से बात करते हैं, हाँ मम्मी जी कैसे हैं आप, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी। तो अब पानी लो पहले। मैं हरदम सोचती हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, हो जाता है। तो वो जो टाइम था कि अंदर तो दर्द है, लेकिन ऊपर से आपको हंसते रहना पड़ता है, वो बहुत ही बैड फेस होता है। और वो था मेरा दूसरा डिप्रेशन का टाइम। तो उस टाइम पे आपने, मतलब ऑलरेडी आप इतना वीक थे, आपने उस टाइम पे सर्जरी कराने का क्यों सोचा कि भाई अभी, क्योंकि ऑलरेडी आपको इतना घाव है, फिर आप एक इंटेंस सर्जरी, क्योंकि सर्जरी चाहे नॉर्मल हो या फिर, और आपकी तो वैसे भी बहुत इंटेंस सर्जरी थी, तो तब भी आपने उसी टाइम क्यों आपने सोचा कि सर्जरी अभी कराते हैं? तो उन लोगों ने जिस तरह से मुझे काटा था, तो नॉर्मल चाकू से लेके उन्होंने मेरे टांगों के भी जो भी किया था,
काट मतलब जो भी किया था वो मैं सब कुछ नहीं बता सकती खुल के। तो वह उस सिचुएशन में डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। फिर मैंने ही सजेशन दिया था कि आप मेरी वेजिनोप्लास्टी करवा दीजिए। लेकिन इससे पहले उसके बाद फिर मैंने अपना क्या कहते हैं एक साइकोलॉजिस्ट से अपना साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह भी करवाए। तो उसमें भी मुझे जेंडर डिस्फोरिया एक कंडीशन होता है जहाँ पे आप मेंटली एक गर्ल होते हो, फिजिकली बॉय होते हो। सो दैट सिचुएशन, दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड एज जेंडर डिस्फोरिया। तो तब मेरा जेंडर डिस्फोरिया बाहर आया। तो वो लकीली अनलकीली जो भी कह सकते हैं, फिर दोनों सिंक हो गए एक साथ। लेकिन मैंने सर्जरी के बाद करवाया था। तो जैसे अब नाउ यू आर कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फीमेल बॉडी, यस। तो अब क्या आप मतलब जैसे एक नॉर्मल फीमेल को एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और एक जैसे आप धीरे धीरे अपनी बाद में आगे चल के आप अपनी फैमिली भी मतलब बनाओगे, तो उसमें भी कभी आप मतलब नॉर्मल लेडीज़ की तरह आप कंसीव कर सकते हो? नहीं, क्योंकि कंसीव करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है एमनियोटिक सैक, बच्चादानी। वो तो मेरे शरीर में नहीं है, तो कंसीव मैं नहीं कर सकती। However, I can be with a partner that is obviously there. अगर कोई लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो मैं उसके साथ ज़रूर अपनी लाइफ बिता सकती हूँ। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है तृप्ति, है ना। लाखों करोड़ों में शायद कोई एक ऐसे जिगर वाला मर्द होगा जो कह सके कि हाँ मैं एक ट्रांसजेंडर के साथ रह सकता हूँ, है ना। आई एम सॉरी टू से, सेक्स करने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन हाथ थामने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो अगर मेरी किस्मत में ऐसा कोई जिगर वाला लिखा हो तो शायद मिल जाए। लेकिन आप ये भी सोचोगे कि मेरी मांग में तो सिंदूर है। एग्जैक्टली। हाँ, तो मेरी शादी भगवान कृष्ण से मैंने की है। अच्छा। तो मेरे गोपाल जी हैं, वो हरदम मेरे साथ रहते हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ। तो मेरी शादी कृष्ण भगवान से हुई है, मैं उनको ही अपना पति मानती हूँ। बट ऑब्वियसली आप आगे के लिए तो अब यू आर ओपन कि हाँ भाई इफ़ कोई एलिजिबल पार्टनर होता है, मतलब हु ओनली लव्स यू एज अ पर्सन, करेक्ट, नॉट योर मनी, नॉट योर फेम, नथिंग, तो तब तो आप ऑब्वियसली आप जाओगे ना कि हाँ भाई कि मेरे को अपनी फैमिली बनानी है या फिर एक पार्टनर, तो क्योंकि बिकॉज इन लाइफ कंपेनियन तो एक चाहिए ही। हाँ, आई मीन ठीक है, यू आर मैरिड टू कृष्ण जी, दैट इज इटसेल्फ एक बहुत बड़ी, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक स्पिरिचुअल वे में भी, वैसे भी, बट एक कंपेनियन तो चाहिए ही होता है ना। हाँ, क्या होता है जब एक इंसान अकेला पड़ जाता है, ठीक है, वैसे तो मैं जॉब करती हूँ, भगवती ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है, अच्छी खासी मेरी जॉब है, और मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आने दी मेरी भगवती ने। तो जॉब वगैरह सब तो ठीक है, लेकिन जब अकेले रहते हो तो एक 3 या 4 महीने में एक बार वो एक ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है कि यार कितने अकेले हैं हम, कोई तो हो जिसके कंधे पे सर रख के रो सके। फिजिकल नीड्स आई अंडरस्टैंड सबकी होती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड एन इमोशनल सपोर्ट, है ना। हमें लगता है कि हम दिन रात, कॉर्पोरेट को आप जानते हो कितना काम होता है, कितनी मेहनत होती है। हमें लगता है कि कोई तो जो कहे कि बेबी कितना काम कर लिए, चलो थोड़ा रेस्ट कर लो, कॉफ़ी पी लो, ये गोली खा लो, जब सर दुखता है, बदन दुखता है, तो कोई नहीं होता कि एटलीस्ट एक टैबलेट ला के दे दे। तो फीलिंग तो रहती है। मैं क्या ही बोलूँ, आपकी स्टोरी तो मेरे को सुन के ही मतलब इतना बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रगल किया है आपने, बहुत, और कृपा है भगवान की कि आज आप स्टेशन पे थे और एज अ हाउस हेल्प भी आपने काम किया, किचन के एज अ कुक भी काम किया, बट नाउ यू आर सिटिंग हियर। तो कृपा है ये तो भगवान की। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे दूसरे जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो उनकी बदनसीबी है कि उनको
सिग्नल पे खड़े होके भीख मांगना पड़ता है या फिर सेक्स वर्क करना पड़ता है। मुझे कभी ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा, ये मेरी अच्छी किस्मत है। लेकिन सर्जरी के तुरंत बाद से ही मैंने कृष्ण जी से शादी कर ली थी और मैंने ब्रह्मचर्य ले लिया था। तो आई एम कम्प्लीटली इनटू स्पिरिचुअल फ्रॉम लास्ट 4 years। तो जैसे ये सर्जरी आपने की तो उसके बाद मतलब उसके बाद आपकी टेक केयर किसने की, और उसके बाद के कोई कॉम्प्लिकेशंस या कुछ ऐसे नेगेटिव इफेक्ट्स या फिर कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह, हाँ। उसके बाद कुछ होता है ऐसा? नहीं, सर्जरी के तुरंत बाद ही जैसे मैंने बताया, मेरी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन थी ऑब्वियसली, क्योंकि वो घाव था जो ऐसे उन लोगों ने चाकू से ही कर दिया था, तो वो घाव भर ही नहीं रहा था। मेरी रेगुलरली ब्लीडिंग होती ही रहती थी और वो लॉकडाउन का टाइम था। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स कितने दिन रखेंगे, 3 weeks आई वॉज इन हॉस्पिटल। तो उन्होंने बोला कि ये घाव भर जाएगा, आप डिस्चार्ज ले लो और मेडिसिन यूज़ करते रहो, आपका घाव भर जाएगा। ऐसे करके मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया था। तो आई केम बैक टू होम, लेकिन वो भी अलग एक स्टोरी है, मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में शेयर करी थी कि मेरी स्टिचेस वगैरह खुल गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था, मुझे डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया था कि आप घर जाओ, ये ब्लीडिंग अपने आप रुक जाएगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ठीक है। जो हॉस्पिटल का जैसे होता है प्रोसीजर, वो ड्रेसिंग वगैरह का, वो एक्सपेंसिव पड़ रहा था मुझे, क्योंकि मैं ही हूँ, मेरी जॉब की वजह से मेरे पास कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट था नहीं। देन आई स्टार्टेड यूजिंग पैड्स। दिन में 4-5 पैड्स बदलने पड़ते थे, उतनी ब्लीडिंग होती थी। तो 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीने हो गए, मेरी ब्लीडिंग वैसे ही चल रही थी। और हॉस्पिटल वाले, वो डॉक्टर, आई एम सॉरी टू से, लेकिन उन लोगों ने मुझे केयर करना ही छोड़ दिया। सर्जरी कर दी, डिस्चार्ज कर दिया, दैट्स इट। उन्होंने ये बोला कि आपकी बॉडी मेडिसिन एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो हम क्या करें, कंटिन्यू विद दैट, ऐसे बोल देते थे डॉक्टर्स। तो फिर तब मेरी मुलाकात मेरी गुरु से हुई। आई मेट माई फर्स्ट गुरु। मैं उनका यूट्यूब पे मैंने उनका वीडियो देखा और मुझे तब जाके रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरी प्रॉब्लम यहाँ जाके सॉल्व हो जाएगी। दिल्ली में असोला है, छतरपुर, वहाँ पे उनका धाम है, उनका आश्रम मंदिर है। तो फिर मैं वहाँ पहुँची। वहाँ जाने के बाद मैंने गुरु माँ को बताया कि मेरी ऐसी दिक्कत है। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगी। और मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि जादू वगैरह कुछ नहीं होता, ये जो जैसे बोलते हैं ना कि जो बाबा होते हैं, गुरु होते हैं, ये सब ढोंगी होते हैं करके। लेकिन जिस गुरु के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पे मैंने रियल पावर्स देखे हैं। तो मैं जो 3 महीने से मैं स्ट्रगल कर रही थी, उन्होंने 3 weeks में मुझे ठीक कर दिया। अब वो क्या मिरेकल था वो तो भगवती जाने, लेकिन वहाँ जाने के 3 weeks में मैं कम्प्लीटली ठीक हो गई थी। मेरी ब्लीडिंग वगैरह भी अपने आप ही सारी बंद हो गई थी। तो मेरी पहली गुरु श्री लाडली सरकार हैं, जो छतरपुर में उनका धाम और उनका मंदिर आश्रम है। उसके बाद जब मैं कम्प्लीटली ठीक हो गई थी, ऑब्वियसली लक्ष्मी माँ को तो वो तो इंस्पायरिंग है ही। बिग बॉस सीज़न 5 के टाइम से मैं उनकी फ़ैन थी और उनको देखना, उनसे बात करना, इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने कहीं से उनका नंबर हासिल किया और फिर उनसे मैंने बात की, मेरी स्टोरी सारी सुनाई। तो उनको भी लगा कि हाँ, इस बच्ची ने बहुत स्ट्रगल किया है। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया अपने घर। मैं उनके घर गई, मैंने सारी अपनी कहानी सुनाई, तो उन्होंने मुझे स्वीकार किया। तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माँ मेरी दूसरी गुरु हैं, किन्नर अखाड़े से। तो ये किन्नर अखाड़ा बेसिकली है क्या, मतलब उस कम्युनिटी का मोटिव क्या है? तो जूना अखाड़ा की हेल्प से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माँ ने किन्नर अखाड़े का नींव रखा। उन्होंने ही किन्नर अखाड़े को स्टार्ट किया और किन्नर अखाड़े का मेन मोटिव यही है, ये इट इज़ इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी विच इज़ वर्किंग फॉर ट्रांसजेंडर राइट्स। शी इज़ ऑल्सो ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट। तो ट्रांसजेंडर्स के लिए ही काम करते हैं, उनके राइट्स के लिए ही काम करते हैं गुरु माँ। और मैं भी कोशिश करूँगी आगे जाके उनके ही
क्या बोलते हैं, उनके कदमों पर चलूं बिल्कुल। और कोशिश करूं अपनी तरफ से सोसाइटी के लिए और स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ कर पाऊं। वैसे अगर हमने इतनी सारी बातें करी हैं बट उसमें एक टर्म अभी रह गई है कि व्हाट इज़ LGBTQIA+, आप प्लीज़ इसको डिफाइन करो। ठीक है, एल होता है, एल स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, जो एक लड़की होती है, बायोलॉजिकली बॉर्न लड़की जिसे लड़की ही पसंद हो तो वो लेस्बियन होती है एल। जी होता है गे, जो बायोलॉजिकली बॉर्न लड़का होता है और उसको लड़के ही पसंद होते हैं तो वो हो गए गे। बी होता है बाइसेक्सुअल, जो लड़का या लड़की जो भी हो लेकिन उनको लड़के और लड़की दोनों भी पसंद हो, वो होते हैं बाइसेक्सुअल। टी होते हैं ट्रांसजेंडर्स, जो हम हैं, बायोलॉजिकली बॉर्न मेल होते हैं लेकिन उनका शरीर मेल का होता है बट उनकी आत्मा लड़की की होती है, तो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ट्रांजिशन करा लेते हैं, तो वो ट्रांसजेंडर हो जाते हैं। तो टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसजेंडर। LGBTQ क्वेयर होते हैं। क्वेयर मतलब इट्स एन अम्ब्रेला टर्म बेसिकली, उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं। आप देखोगे कुछ डांसर्स होते हैं, लड़कियां भी लड़के भी हों, ठीक है, उनको किसी के साथ रहना भी पसंद नहीं होता, वैसे किसी के साथ रहते भी हैं। इट्स बेसिकली एन अम्ब्रेला टर्म जिसमें काफ़ी सारे लोग आते हैं। और आई होता है इंटरसेक्स के लिए, जो जन्म से किन्नर रहते हैं, जन्म से ही जो ट्रांस होते हैं, अच्छा। वो होते हैं इंटरसेक्स। फॉर एग्जाम्पल, टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे, फीमेल और मेल दोनों में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। जब एक बच्चा माँ के पेट में जब पहले बीज जब पड़ती है तो XY क्रोमोसोम्स मिलके ही बच्चा बनता है, ठीक है। तो दोनों का तालमेल सही होना चाहिए। तो अगर जब तालमेल सही नहीं होता तो उस बच्चे की जो जेनिटल्स होते हैं वो या फिर अंडर डेवलप्ड होते हैं या फिर कंप्लीटली डेवलप्ड होते हैं या फिर दोनों के भी होते हैं, मेल के जेनिटल्स भी होते हैं, फीमेल के भी होते हैं। तो ये इट इज़ ऑल अबाउट साइंस एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, इट्स ऑल साइंस, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि ये सब नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं है, तो इट इज़ ऑल साइंस बिहाइंड इट। XY क्रोमोसोम्स की अगर बैलेंस या फिर तालमेल सही नहीं हो तो इंटरसेक्स पैदा होते हैं, जो कि जन्म से किन्नर होते हैं, जिनको पैदा होने के बाद कम्युनिटी को दे दिया जाता है, वो होते हैं इंटरसेक्स। और P स्टैंड्स फॉर पैनसेक्सुअल, जो हर किसी से प्यार करते हैं, लड़का लड़की ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स जो भी हो, उनको बस प्यार चाहिए होता है। तो प्यार जो हर किसी से प्यार कर ले वो पैनसेक्सुअल होते हैं। और A स्टैंड्स फॉर एलाइज, और एलाई मतलब जो कम्युनिटी से नहीं है लेकिन फिर भी वो कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you are not part of community but still you support LGBT community, so you are an ally. Also A stands for asexuals. Asexuals मतलब जिनको किसी से भी प्यार नहीं है, अच्छा, मतलब they don't want to get involved with anyone, be it male female जो भी हो, उनको रिलेशनशिप या फिर सेक्स में इंटरेस्ट ही नहीं होता है, जिनमें सेक्स ड्राइव ही नहीं होती, वो होते हैं एसेक्सुअल्स। प्लस दैट मीन्स कि एवरीबडी एल्स इज वेलकम। हम सबके लिए हमारी बाहें खोल के हम सबको स्वीकार कर लेते हैं, तो इसीलिए हमने प्लस ही लगा दिया। हमने बोला जो भी आना चाहे आ जाओ।